देखें, क्लास 9th की अभी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। उससे पहले हमने जो फर्स्ट लेसन है ना उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद आज हम लोग संख्या पद्धति की यानी नंबर सिस्टम की क्लास 10th की ये सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। यानी ये जो हमारी दी है ये एक्सरसाइज ये है 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 दी हुई है और एक्सरसाइज 1.2 का ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए कथनों में से सत्य असत्य कथन बताइए। यानी जो कथन दिए गए हैं इनमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या दिया हुआ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये जो पहले का आंसर है, पहले का आंसर है ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, अब सत्य क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी संख्याएं हैं चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इसलिए सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु है वो अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए संख्या रेखा पर जो बिंदु होते हैं वो सभी बिंदु अंडर रूट एम के होना आवश्यक नहीं है, तो ये कथन हो जाएगा असत्य। ठीक है, क्योंकि संख्या रेखा पर जो बिंदु होते हैं वो अंडर रूट एम के रूप के भी होते हैं और कुछ अलग संख्याएं भी होती हैं जो इस तरह की नहीं होती हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, जैसा ये दिया था उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, ये भी कैसा है, असत्य है। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखें दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी संख्या इस तरह की दी है, अंडर रूट में दी है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, जैसे 2, 3, 5, 7 इस तरह की संख्याएं दी है जिनका पूर्ण वर्ग नहीं प्राप्त होता है या पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्यों होती है, क्योंकि इनको हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कोई ऐसी वर्गमूल वाली संख्या निकालनी है जो कि अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है। तो देखें यदि हम देखें अंडर रूट 4 को, तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना है, 2, और 2 संख्या कैसी है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मान लीजिए अंडर रूट 9 ले ली हमने, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3, और 3 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनके वर्गमूल जो होते हैं वो एक परिमेय संख्या होती है। यानी प्रत्येक जो वर्गमूल वाली संख्या उसका अपरिमेय होना जरूरी नहीं है, वो परिमेय भी होती है। ठीक है ना, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें संख्या रेखा बना लेनी है। तो ये हमने संख्या रेखा बना ली है। अब हमें अंडर रूट 5 को व्यक्त करना है, अंडर रूट 5 को, तो इसको हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि दोनों का वर्ग करने पर योगफल 5 आ जाए। तो इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम लिखेंगे 4 + 1 में, और 4 + 1 को हम लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर।
यानी यहाँ पे हमें दो भुजाएं प्राप्त हो गई हैं, एक 2 और एक 1। अब हमें क्या करना है, देखें यहाँ पे 0 से लेके 2 तक का एक भुजा ये हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे हम 0 से 2 तक की एक भुजा ये लिख देंगे इस तरह से, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, जो 2 हमें प्राप्त हुआ है, ये 2 बिंदु 2, यहाँ पे हमें बनाना है 90 अंश का कोण। तो 90 अंश का कोण बनाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे जो इस तरह से आएगी, ठीक है। ये 90 अंश का कोण बनाती हुई, यानी हमें एक लंबवत रेखा खींच देनी है। अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की भुजा एक दी हुई है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरी भुजा 1 सेंटीमीटर की है, तो 1 सेंटीमीटर का यहाँ प्रकार रख करके और पेंसिल से इस तरह से हमें 1 सेंटीमीटर का चाप लगा देना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये जब 1 सेंटीमीटर का चाप हो जाएगा, फिर हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि देखिए अगर ये आधार है, ये 90 अंश का कोण हमने बनाया है, और ये आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो कर्ण जो है, कर्ण का मान कितना निकलेगा, √5। यानी अगर हम यहां से लेकर के और इस चाप को मिला देंगे, यहां से लेकर के और इस चाप को यदि हम मिला देंगे, तो इस तरह से हमें चाप को मिला देना है, तो ये जो भुजा हमें प्राप्त होगी, ये भुजा ये कितनी होगी, √5, क्योंकि हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये √5 प्राप्त हमें हो जाएगी, ये भुजा कितनी हो जाएगी, √5। अब हमें √5 को ही संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रकार रखना है और पेंसिल को फैला करके यहाँ पर ले जाना है, और यहाँ पर रखने के बाद पेंसिल को और इस तरह से हमें चाप खींच देना है इस तरह से। तो यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होगा, यहाँ से लेकर के और इस बिंदु तक की जो दूरी होगी यहाँ तक की, ये हो जाएगी √5, और इस तरह से हम संख्या रेखा पर √5 को निरूपित कर सकते हैं, ठीक है।